रिलीजन और विज्ञान में परस्पर लड़ाई नजर आती है। साइंस रिलीजन को पिछड़ा हुआ बताता है, वही रिलीजन मॉडर्न साइंस के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभावों को गिनाता है। साइंस हमें रीजनिंग, लॉजिक, एम्पेरिकल एविडेंस को यूज करना सिखाता है, वही रिलीजन कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है जो कि ह्यूमन नेचर से जुड़े हैं। साइंस चीजों को एक्सप्लेन करता है और रिलीजन इंसानों और उनकी प्रवृत्ति को। क्या ये लड़ाई साइंस और रिलीजन के बीच में, या फिर एविडेंस और फेथ के बीच में, या फिर लॉजिक और इलॉजिकल के बीच में? रिलीजन में कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो लॉजिकल नजर नहीं आते, और इसीलिए साइंस को चाहने वाले लोग रिलीजन को इसी बात पर निशाना बनाते हैं कि रिलीजन तो इलॉजिकल है, रिलीजन के अंदर तो रैशनैलिटी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये लड़ाई रिलीजन और साइंस के बीच में नहीं, बल्कि उससे भी गहरी कुछ फोर्सेस के बीच में, जो आदमी के दिमाग में काम करती है। क्या रिलीजन और साइंस एक अच्छे पड़ोसी की तरह रह सकते हैं, या फिर ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है और एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हैं? अगर हम इतिहास को देखें तो अलग अलग रिलीजन जैसे ग्रीक, रोमन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म के संबंध विज्ञान के साथ कैसे नजर आते हैं? क्या विज्ञान मॉडर्न दुनिया में अपने आप में एक नया रिलीजन उभर कर आया है? अगर हाँ, तो इस साइंस नामक रिलीजन की मान्यता क्या है? इसके हिसाब से जीवन जीने की फिलोसफी क्या होनी चाहिए? और क्या ये फिलोसफी लाभदायक है या हानिकारक? क्या रिलीजन और साइंस एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ सकते हैं, जहां पर ना रिलीजन साइंस पर कब्जा कर पाए और ना साइंस रिलीजन पर कब्जा करने की सोचे, बल्कि दोनों ही अपने अच्छे गुणों का इस्तेमाल ह्यूमन सोसाइटी के लाभ में करें? या फिर ये संभव नहीं है, और आखिर में या तो रिलीजन साइंस पर कब्जा कर लेगा, या साइंस रिलीजन पर? इस वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जो रिलीजन ग्रीस के लोग फॉलो करते थे वो पॉलीथियस्टिक था, जिसका मतलब था कि बहुत भगवानों पर ग्रीस के लोगों की मान्यता थी, जैसे कि ज्यूस, अथीना, हरक्यूलस, पोजाइडन। इन भगवानों की चर्चा और इनके सुंदर किस्से कहानी के लिए ग्रीक लैंग्वेज विकसित की गई, उसे सुधारा गया, उसको अलंकृत करके उसकी सुंदरता और बढ़ाई गई। इन भगवानों पर अलग अलग किस्से कहानी लिखे गए, इन भगवानों की अलग अलग सफलता और असफलता का भी जिक्र किया गया। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए शेरो शायरी करता है, उसके लिए गीत लिखता है, वैसे ही ग्रीस के लोगों ने भी इन भगवानों को इम्प्रेस करने के लिए पोइट्री लिखी, और इसी तरह ग्रीस में पोइट्री की शुरुआत हुई। ग्रीस भारत के साथ उस समय की दुनिया में उन चुनिंदा देश में से एक था जिसने पोइट्री की खोज की, और उसके बाद तो मानो जैसे कि क्रिएटिविटी के नए रास्ते ही खुल गए। लोग इन पोइट्री को गाने लग गए, इनको और सुंदर बनाने की कोशिश लोगों ने की, और ऐसे सुंदर पोएट्री ग्रीस ने दुनिया को दी जिनको आज भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि होमर की इलियाड, जिसे आज भी आप अमेज़न से खरीद सकते हो। तो ऐसे रिलीजन ने लोगों की क्रिएटिविटी को बढ़ाया, और उसके साथ-साथ ग्रीस के लोगों की क्रिएटिविटी ना सिर्फ पोएट्री में बल्कि और भी अलग-अलग फील्ड में उभर कर आई, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिलॉसफी। इन सभी फील्ड में ग्रीस उस समय दुनिया में यूनिक देश निकल कर आया। ऐसे दार्शनिक जिनका नाम हम आज भी अपनी जबान से लेते हैं, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, पाइथागोरस, यूक्लिड, डेमोक्रेटिस, थेल्स, और भी कई सारे ग्रीस के दार्शनिक का नाम अगर मैं लूं तो उनके नाम लेने में ही मुझे घंटों लग जाएंगे, जो कि हमारी इस वीडियो में कर पाना संभव नहीं है। और इसी तरह इनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों की हम यहाँ पर चर्चा करें तो इनकी चर्चा में पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए कि कैसे ग्रीक दार्शनिक ने हमारे ज्ञान में वृद्धि की, इसके लिए मैं कुछ दार्शनिक और उनके सिद्धांतों की चर्चा करना चाहूंगा। जैसे कि डेमोक्रेटिस, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत दिया। उन्होंने ये बताया कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज एटम से बनी हुई है, और एटम के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी तरह एरिस्टोटल ने सबसे पहले यह बताया कि ये धरती गोल है, और एरिकोमेडिस ने लॉ ऑफ बुयांसी यानी कि चीजें पानी पर क्यों तैरती है का सिद्धांत हमें दिया। इसी तरह हिप्पोक्रेटिस ने बायोलॉजी की फील्ड में अद्भुत सिद्धांत हमें दिए, जिनको आज भी बायोलॉजी के स्टूडेंट अपने बैचलर कोर्स में पढ़ते हैं। तो ग्रीस की जमीन वैज्ञानिक सिद्धांतों के लिए काफी उपजाऊ निकली, और इसी तरह हमें पहले ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जहां पर रिलीजन और साइंस एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर ग्रीस के पास रिलीजन ना होता तो शायद वो इतनी तरक्की जो उन्होंने और फील्ड में की नहीं कर पाते। ग्रीस के लोगों को अपने भगवान से उतना ही प्यार था जितना कि विज्ञान से और जानने की इच्छा से। तो हमें रिलीजन और साइंस के बीच का रिलेशनशिप के बारे में ग्रीस से पता चलता है, जिसमें रिलीजन ने साइंस की मदद की और साइंस ने रिलीजन की, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक घनिष्ठ दोस्त बनकर निकले। लेकिन ग्रीस की सिविलाइजेशन ज्यादा दिनों तक टिक ना पाई।
ग्रीस के आपस में ही सिविल वॉर शुरू हो गए, जिसकी वजह से ग्रीस आर्ट एंड कल्चर को काफी नुकसान पहुंचा। ग्रीस के बाद पूरे विश्व में रोम एक सुपर पावर के रूप में उभर कर आया। रोम ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया, लेकिन रिलीजन और विज्ञान के रिलेशन पहले की तरह ही अच्छे बने रहे। रोमन लोगों ने ग्रीस परंपरा को जारी रखा। रोमन लोग भी जितना प्यार अपने भगवान जैसे कि जुपिटर, अपोलो, मिनर्वा से करते थे, उतनी ही रुचि उनकी विज्ञान की तरफ थी। और रोमन सिविलाइजेशन में भी रिलीजन और विज्ञान आपस में जुड़े हुए थे, और रिलीजन और विज्ञान के बीच में कोई संघर्ष हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन रिलीजन और विज्ञान के संबंध क्रिश्चियनिटी के आने के बाद बिगड़ गए। जैसे कि आपने अलेक्जेंडर के बारे में सुना ही होगा, जिसने इजिप्ट से लेकर इंडस नदी तक के पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया था, जिसने ग्रीस साम्राज्य को दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य बनाया था। वो अलेक्जेंडर एरिस्टोटल के शिष्य थे, और अलेक्जेंडर ने बहुत सारी लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था, जिनके अंदर अलग अलग विषयों की किताबें रखी हुई थी। जब ग्रीस साम्राज्य के बाद रोम साम्राज्य आया, तो उन्होंने विज्ञान की दुनिया में नए शोध करके इन लाइब्रेरी में किताबों की संख्या बढ़ाई, और इन लाइब्रेरी का वैसे ही ध्यान रखा जैसे ग्रीस ने रखा था। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी रोम के बाद एक नई सुपर पावर उभर कर आई, तो उन्होंने इन लाइब्रेरी को तबाह करना शुरू कर दिया। और उसका एक फेमस एग्जाम्पल जो हमें इतिहास से मिलता है, वो है द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो कि उस समय की काफी फेमस लाइब्रेरी थी, जिसके अंदर लाखों की तादाद में किताबें रखी थी। क्रिश्चियंस ने उस लाइब्रेरी को जला दिया और वहां के लाइब्रेरियन की हत्या कर दी। और इसी के साथ पूरे यूरोपियन वर्ल्ड एक डार्क एज में चला गया, जहां पर अगले 1100 साल तक विज्ञान की फील्ड में कोई भी महत्वपूर्ण खोज नहीं हो सकी। लेकिन क्रिश्चियन रिलीजन में ऐसा क्या था जो उसे ग्रीस रिलीजन और रोम रिलीजन से अलग बनाता था? इसे भी समझना जरूरी है। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में ये मान्यता है कि इस विश्व के बारे में जो भी जानकारी है वो बाइबल से निकाली जा सकती है, और जो भी सिद्धांत बाइबल से मेल नहीं खाते वो सिद्धांत ही गलत है। और जो भी लोग ऐसे सिद्धांतों को लेकर आते हैं वो लोग क्रिश्चियनिटी के दुश्मन। और इसी तरह इन सिद्धांतों को दबा दिया जाता था, और जो भी ऐसे सिद्धांतों को लेकर आता था उनको मार दिया जाता था। और क्रिश्चियनिटी के आने के बाद रिलीजन विज्ञान से ज्यादा जरूरी हो गया, और रिलीजन ने विज्ञान की सारी ताकत हड़प ली। अब लोगों के अंदर एक जन्मजात क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहते हैं कि चीजें काम कैसे करती है, और इस क्यूरियोसिटी को क्रिश्चियनिटी ज्यादा देर तक दबा ना सकी। और 1100 साल यूरोप डार्क एज में रहने के बाद दोबारा से विज्ञान की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा। लोगों में धीरे धीरे ये आस्था कम होती गई कि एक किताब के अंदर विश्व की सारी जानकारी है, और जो जानकारी उससे मेल नहीं खाती वो जानकारी ही गलत है। लोगों की दोबारा से साइंस की तरफ रुचि जागने की इस इच्छा को रेनेसांस कहते हैं, जहां पर लोगों ने अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को और दार्शनिक को दोबारा खोज लिया। प्लेटो, एरिस्टोटल, थेल, होमर, प्लिनी को दोबारा से पढ़ा जाने लगा। खोई हुई जानकारी का पूर्ण जन्म हुआ, और लोग धीरे धीरे साइंस को रिलीजन से अलग करने लगे। शुरुआत में क्रिश्चियन चर्च ने इसका विरोध किया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो ऐसे सिद्धांत दे रहे थे जिसका जिक्र बाइबल में नहीं मिलता, या फिर जो बाइबल के खिलाफ जाता है। ऐसे दार्शनिक को ब्लेसफेमी के नाम से चर्च ने जेल में बंद कर दिया। कुछ दार्शनिक को मौत की सजा दी गई, तो कुछ को देश के बाहर कर दिया गया। जैसे कि गियार्डो बर्नो, जो कि एक पोइट एवं एस्ट्रोनॉमर थे, और जिनका ये मानना था कि अर्थ की बजाय सन सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। उनको 1600 ईस्वी में चर्च के इंक्विजिशन डिपार्टमेंट ने ब्लास्फेमी के अंदर स्टेक पर बांधकर जिंदा जला दिया था। इसी तरह माइकल सर्वेटिस, जैन हुस, इन सबको ब्लास्फेमी के अंदर चर्च के द्वारा जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि इन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए थे जो कि क्रिश्चियनिटी और बाइबल के खिलाफ थे। जैसे कि क्रिश्चियनिटी का मानना था कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है, इसे ही हम जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। लेकिन कुछ दार्शनिक जैसे कि निकोलस कोरपोनस को यह पता चल गया था कि अर्थ नहीं बल्कि सन सेंटर में है, और सन अर्थ के चक्कर नहीं लगा रहा है बल्कि अर्थ सन के चक्कर लगा रही है। अब ये सिद्धांत क्रिश्चियनिटी के जियोसेंट्रिक मॉडल के विरुद्ध जाते हैं, और शुरुआत में चर्च ने इसे दबाने की कोशिश की। इसी तरह गैलीलियो गैलीली के भी सिद्धांत को चर्च के द्वारा दबाया गया और उन्हें हाउस अरेस्ट सजा के तौर पर दी गई। लेकिन जैसे जैसे और दार्शनिक और उनके सिद्धांत आते गए, क्रिश्चियनिटी का इन सभी को दबाने का प्रयास असफल रहा, और इसी तरह साइंस की जीत हुई। और क्रिश्चियनिटी ने वो सभी मामले जो साइंस से जुड़े हैं वो साइंस को ही सौंप दिए, और उन चीजों पर अब क्रिश्चियनिटी का ज्यादा ध्यान है जो कि ह्यूमन नेचर से जुड़े। अब क्रिश्चियनिटी कोई भी साइंटिफिक सिद्धांत देने का दावा नहीं करती है,
और ऐसा लगता है कि साइंस का जो जिम्मा रिलीजन ने अपने सर पर रख रखा था, वो अब रिलीजन ने वापस से साइंस को सौंप दिया। और अब फिर से क्रिश्चियन रिलीजन और साइंस के बीच में वैसे ही अच्छे संबंध स्थापित हो गए हैं, जो कि ग्रीस रिलीजन के साइंस के साथ थे या फिर रोमन रिलीजन के साइंस के साथ थे। आधुनिक युग में सिर्फ एक ही रिलीजन नजर आता है जो अभी भी साइंस के साथ संघर्ष में नजर आता है, वो है इस्लाम। इस्लाम की भी क्रिश्चियनिटी की तरह ये मान्यता है कि सभी साइंटिफिक सिद्धांत का जिक्र जो कुरान में है वो सच है, और जो भी सिद्धांत कुरान से मैच नहीं करते वो गलत। जब क्रिश्चियनिटी ने साइंस का विरोध किया था तब मॉडर्न साइंस अपने शुरुआती चरण पर थी, लेकिन अभी तक सभी ने साइंस के चमत्कारों को अपने जीवन में देख लिया है। अब साइंस को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव है, लेकिन फिर भी इस्लाम ये कोशिश करता है कि जहां पर उसकी पकड़ मजबूत है, वहां पर इन साइंटिफिक सिद्धांत जो कुरान से नहीं मिलते जुलते, उनके प्रचार प्रसार ना हो। जैसे कि मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी का प्रचार प्रसार बंद, मॉडर्न कॉलेज जहां पर ये सिद्धांत सिखाए जाते हैं उन पर प्रतिबंध। दूसरी तरफ इस्लाम के अनुयायी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिन मॉडर्न साइंटिफिक सिद्धांत की बात की जा रही है उनका जिक्र तो कुरान में पहले से ही है। इसके लिए कुरान को समझने वाले कुरान की वर्स को इस हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं जिससे ये लगे कि सच में कुरान के अंदर सभी मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरम है। और इसकी वजह से जो क्लासिकल इंटरप्रिटेशन इस्लाम को समझने वालों ने पुराने समय में की थी, उसको बदलकर एक नई इंटरप्रिटेशन की जाती है जो आज के समय के साथ मेल खाती हो। लेकिन जैसे ही हमें और एविडेंस मिलते हैं वैसे ही साइंस के सिद्धांतों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन कुरान के वर्ष में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अगर चेंज किया जा सकता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन में। तो जैसे ही कोई नया सिद्धांत साइंस के द्वारा खोजा जाएगा, तो कुरान को समझने वाले या तो उस नए सिद्धांत को नकारने की कोशिश कर सकते हैं या फिर ये दिखा सकते हैं कि इसके बारे में तो कुरान में पहले से ही जिक्र है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्रिश्चियनिटी में अब ये देखने को नहीं मिलता, उन्होंने साइंस की जिम्मेदारी साइंस को ही सौंप दी है। लेकिन क्योंकि इस्लाम शायद एक यंग रिलीजन है, इस्लाम को आए हुए सिर्फ 1400 साल ही हुए, तो इस्लाम के अंदर साइंस के खिलाफ लड़ने की एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आती है। तो ये देखने की बात है कि कब तक इस्लाम साइंस का जिम्मा भी अपने सिर पर रखता है, और कब वो समय आता है जब इस्लाम भी क्रिश्चियनिटी की तरह साइंस का काम साइंस को ही सौंप देता है। इस समय ग्रीस में रिलीजन और साइंस विकसित हो रहे थे, उसी समय यहाँ पर भारत में हमें रिलीजन और साइंस विकसित होते हुए दिखते हैं। भारत में भी ग्रीस की तरह ही बहुत भगवानों को पूजा जाता है, और ग्रीस की तरह भारत में भी इन भगवानों की प्रशंसा में लिखी हुई पोयम हमें ऋग्वेद में मिलती है। वेदा ने पोएट्री में जो महारत हासिल की है वो अपने आप में यूनिक है। गायत्री मंत्र से लेकर वरुण, वायु, अग्नि और इंद्र की प्रशंसा में लिखी हुई पोएट्री ने संस्कृत भाषा को अपने समय में काफी विकसित किया, जिससे लोगों की क्रिएटिविटी की लेवल काफी बढ़ी, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी वो क्रिएटिविटी देखने को मिली। लेकिन इंडिया का ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण ग्रीस के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी अलग था। जहाँ ग्रीस का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारी था, वही इंडिया का आंतरिक आत्मज्ञान पर अध्ययन, जिसे इंग्लिश में सेल्फ नॉलेज कहते हैं, अगर इसमें किसी ने गहरा अध्ययन किया है तो वो भारत है। जैसे ग्रीस ने कई सारे ऐसे सिद्धांत की खोज की जो कि भारी दुनिया में होने वाले परिवर्तन को समझने में मददगार है, वैसे ही दूसरी ओर भारत ने ऐसे सिद्धांतों की खोज की जो कि आंतरिक दुनिया को समझने में हेल्पफुल है। और इसी के साथ साथ भारतीय रिलीजन और साइंस में एक घनिष्ठ रिश्ता हमें देखने को मिलता है। इस बात को ऐसे भी साबित किया जा सकता है कि भारत में जितने भी महान दार्शनिक हुए, जैसे कि पाणिनि, कन्नड़, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, उन सभी ने ना सिर्फ वैज्ञानिक सिद्धांत दिए, जैसे कि पाणिनि के केस में ग्रामर, कन्नड़ के केस में एटॉमिक थ्योरी, आर्यभट्ट के केस में एस्ट्रोनॉमी, भास्कराचार्य के केस में मैथमेटिक्स। ये ना सिर्फ दार्शनिक थे बल्कि ब्राह्मण होने के नाते इन्हें वेदों का भी ज्ञान था। तो भारत धर्मों में हमें विज्ञान और रिलीजन के बीच में कोई भी दुश्मनी नजर नहीं आती। लेकिन फिर हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर विज्ञान के सिद्धांतों को भारत में रिलीजन से कोई डर नहीं था, तो भारतीयों ने विज्ञान के क्षेत्र में वो तरक्की क्यों नहीं की जो कि वेस्ट या फिर यूरोप ने की। अगर भारत में विज्ञान के लिए उपजाऊ जमीन थी, तो भारत ने वेस्ट से पहले ही न्यूटन लॉ या फिर आइंस्टाइन इक्वेशन को क्यों नहीं खोज लिया। इसके पीछे जो कारण मुझे नजर आता है वो है भारतीयों को इस भौतिक जगत को लेकर नजरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीयों ने आंतरिक विज्ञान में अनपैरेलल तरक्की की, और उन्हें इस विज्ञान से ये पता चला कि दुनिया माया है,
और इस माया से बाहर निकलना ही इंसान का सबसे बड़ा एम हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया माया है और इसको चलाने वाले सभी सिद्धांत भी माया की शक्ति है। तो भारतीयों ने इन सिद्धांतों की खोज करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्हें ऐसा करना व्यर्थ सा लगा। जब भारतीयों को आंतरिक ज्ञान हुआ, उससे उन्हें एहसास हुआ कि ये दुनिया टेम्परेरी है और इसमें हिस्सा लेने की रुचि भारतीय दर्शन में कम नजर आती है। जैसे कि ओशो ने एक बार कहा था कि भारत चाहता तो वो दूर तक के स्टार तक पहुंच सकता था, क्योंकि भारत को सभी बेसिकल मैथमेटिकल प्रिंसिपल के बारे में पता था। लेकिन भारत के केस में उन प्रिंसिपल को कभी अप्लाइड ही नहीं किया गया। ये प्रिंसिपल अनडेवलप्ड ही रह गए, क्योंकि भारत के सभी बुद्धिजीवी लोगों का आकर्षण गौतम बुद्धा, महावीर, शंकरा की तरफ रहा। और ये सभी एक बात पर जोर दे रहे थे कि भौतिक जगत भ्रम है, माया है, ये भौतिक जगत माया के द्वारा रचाया गया सपना है। और इस दुनिया में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी का इस्तेमाल सिर्फ एक ही चीज के लिए कर सकते हैं, वो है इस टेम्परेरी दुनिया से, भ्रम वाली दुनिया से बाहर निकलना। भारतीयों की ये जो प्रवृत्ति भौतिक दुनिया की तरफ रही है, उसका ये एक खमियाजा ये देखने को मिला कि भारतीयों ने विज्ञान के अंदर उतनी तरक्की नहीं की जितने के वो हकदार थे। लेकिन अभी भी समय है। अब भारतीय चाहे तो जो उपलब्धि उन्होंने आंतरिक विज्ञान में हासिल की है, वो ही उपलब्धि वो भारी विज्ञान में भी कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने पर रिलीजन उनके रास्ते में कांटा बनेगा। और उम्मीद है कि भारत इन दोनों ही क्षेत्र में एक विकसित देश बन सकते है। साइंस ने जिस तरह से हमारी दुनिया में परिवर्तन किया है, वो अद्भुत और अविश्वसनीय है। स्टीम इंजन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट तक, पेनिसिलियम से लेकर हार्ट ट्रांसप्लांट तक, अर्थ से मून, मार्स, सैटर्न और अब ब्लैक होल तक को लोग विज्ञान की मदद से समझ पाए। अब ऐसा लगता है कि कोई भी रिलीजन साइंस से टक्कर नहीं ले सकता। इनफैक्ट मॉडर्न डे में साइंस अपने आप में एक पॉपुलर रिलीजन उभर कर आया है। साइंस को मानने वालों में साइंस पर इतना विश्वास हो गया है कि उनमें से कुछ की ये राय है कि हम हर चीज को साइंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमें इन रिलीजन की जरूरत नहीं है। रिलीजन इलॉजिकल होते हैं और साइंस लॉजिक पर बेस्ड होती है। रिलीजन इरेशनल होते हैं जबकि साइंस रैशनैलिटी पर बेस होती है। रिलीजन में अंधविश्वास होता है जबकि साइंस बिना एविडेंस के बात ही नहीं करता। रिलीजन स्टूपिड है तो साइंस स्मार्ट। अब हमें रिलीजन की कोई जरूरत नहीं है। अब साइंस हमें बताएगा कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमारी क्या फिलोसफी होनी चाहिए, क्योंकि साइंस एविडेंस पर बेस है, साइंस लॉजिकल है। तो साइंस के द्वारा बनाए गए ये फिलोसफी सभी रिलीजियस फिलोसफी से उत्तम है। रिलीजन किसी काम का नहीं है। रिलीजन से अंधविश्वास फैलता है। ऐसी राय कुछ साइंस पर अति विश्वास रखने वालों की होती है। लेकिन अगर हम साइंस पर बनी इन कुछ फिलोसफी का समझने की कोशिश करें, जैसे कि एथिज्म, निहिलिज्म और एब्सर्डिज्म, तो शायद हम तुलना कर पाएंगे कि जीवन जीने के लिए रिलीजियस फिलोसफी बढ़िया होती है या साइंटिफिक फिलोसफी। एथिज्म का यह मानना है कि जिस भगवानों में इंसानों की मान्यता है, वह भगवान असलियत में है ही नहीं। और यह पूरी दुनिया भगवानों के द्वारा नहीं बल्कि साइंटिफिक लॉ के द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे कि सूरज के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उनका नियंत्रण लॉ ऑफ ग्रेविटी के द्वारा होता है। और इस लॉ को समझने के बाद किस ग्रह की रफ्तार कितनी होगी, वह किस दिशा में जाएगा, इसका भी अनुमान लॉ ऑफ ग्रेविटी के द्वारा लगाया जा सकता है। अगर हम इस लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझ ले, तो हम पहले ही बता पाएंगे कि भविष्य में कौन सा ग्रह किस जगह होगा। तो एथिज्म का यह मानना है कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी ग्रहों का नियंत्रण करता है, वैसे ही इस दुनिया का भी नियंत्रण किसी ना किसी लॉ से होता है। और अगर हम उन लॉ का पता लगा लेंगे, तो हम विश्व में हो रही हर एक घटना का अनुमान पहले ही लगा पाएंगे। और अगर हम एथिज्म की इस अवधारणा को सच माने और इस अवधारणा के आधार पर जीवन जीने की फिलोसफी बनाए, तो हो सकता है जो फिलोसफी निकल कर आए वह निहिलिज्म हो। निहिलिज्म का यह मानना है कि इस दुनिया में जीवन का कोई मतलब नहीं है या फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अरबों गैलेक्सी, अनगिनत तारे और उन अनगिनत तारों का चक्कर लगाते हुए अनगिनत ग्रह है। उन ग्रह में से एक छोटा सा ग्रह हमारी धरती है, जिसका मतलब है कि धरती पर होने वाली घटना का प्रभाव ब्रह्मांड पर नहीं पड़ता और कुछ भी करने का फायदा ही नहीं है। ये हर एक काम मतलबहीन है, तो हम कोई काम करें ही क्यों। ऐसा लगता है अगर साइंस से हम जीवन जीने की फिलोसफी बनाए, तो उसका एक परिणाम निहिलिज्म हो सकता है, जिसकी वजह से ह्यूमन सोसाइटी यह समझे कि वह जो भी कार्य कर रही है वह मतलबहीन है और इनको करने का कोई फायदा नहीं है।
अगर इस दुनिया को कोई लॉ चला रहा है, तो इस दुनिया में रहने वाले लोगों का भी नियंत्रण कोई लॉ ही कर रहा होगा। इसका मतलब यह है कि इंसानों के पास कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान भी उन ग्रह की तरह है जो सूरज के चक्कर काट रहे हैं। जैसे ग्रहों के पास कोई छूट नहीं है कि वह लॉ ऑफ ग्रेविटी को ठुकरा सके, वैसे ही अगर कोई लॉ है जो इंसानों पर लागू होता है, तो इंसानों को भी शायद कोई छूट नहीं है कि वह उन लॉ के खिलाफ जा सके। अगर विज्ञान इन लोगों को ढूंढ लेता है जो इंसानों और इंसान के दिमाग का नियंत्रण करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी फ्री विल खत्म हो जाएगी। क्योंकि इन लोगों की मदद से साइंटिस्ट के द्वारा आपके हर एक व्यवहार का, हर एक सोच का, हर एक इमोशन का पहले से ही अनुमान लगाया जा सकेगा। साइंटिस्ट के द्वारा पहले से ही जान लिया जाएगा कि आप कब गुस्सा करेंगे या फिर आप कब खुश होंगे, और आप भी बिल्कुल उस ग्रह की तरह हो जाओगे जिसका पहले से ही निर्धारण हो चुका है कि किस समय वह कहाँ होगा। तो क्या इंसान इसको स्वीकार कर लेगा कि उसका गुस्सा करना भी पहले से ही तय था? उसका हँसना, रोना सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि उसके पास कोई भी फ्री विल नहीं है, या फिर इंसान इसके खिलाफ बगावत करेगा ताकि वह साबित कर सके कि उसके पास भी फ्री विल है, वह साबित कर सके कि वो किसी ग्रह की तरह नहीं है। और इसको साबित करने के लिए कि इंसान के पास फ्री विल है, वह किस हद तक जा सकता है? क्या इंसान इस हद तक भी जा सकता है कि वह किसी की जान ले ले या अपनी खुद की जान तक दे दे, ताकि यह साबित कर सके कि वह अपनी मर्जी का खुद मालिक है, ना कि कोई और, कि वह एक इंसान है, ना कि कोई ग्रह। इसी फिलॉसफी को एब्सर्डिज्म कहा जाता है, जहां इंसान साइंस के खिलाफ बगावत कर देता है। अगर साइंस कहती है कि 2 + 2 4 होता है, तो इंसान अपनी फ्री विल को बचाने के लिए ये कहता है कि नहीं, 2 + 2 4 नहीं बल्कि 5 होता है। एक एथिस्ट थे जिनका नाम कार्ल मार्क्स था, जिनका ये मानना था कि अगर लोग ये समझेंगे कि लालच बुरी बला है, तो लोग लालच करना छोड़ देंगे। इसी आधार पर उन्होंने एक साइंटिफिक इकोनॉमिक मॉडल तैयार किया, जिसे सोशलिज्म कहते हैं। सोशलिज्म एक साइंटिफिक तरीका है रिसोर्स को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का। इसके अंदर जिसके पास ज्यादा रिसोर्स है, उनसे वो रिसोर्स लेकर उनको दिए जाते हैं जिनके पास कम रिसोर्स है, ताकि सबके पास बराबर रिसोर्स हो सके। कार्ल मार्क्स ने कहा कि शुरुआत में इन रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से तो अपनी चीजें दूसरों को नहीं शेयर करेगा। तो शुरू में जबरदस्ती की जरूरत पड़ेगी इन रिसोर्स को अमीर लोगों से छीनकर गरीब को बांटने में। लेकिन कुछ समय बाद जैसे लोगों को पता चलेगा कि कार्ल मार्क्स का ये सिस्टम सभी के लिए फायदेमंद है और इससे गरीबी पूरी तरह से मिट जाएगी, इनइक्वालिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तो लोग अपने आप ही बिना किसी जबरदस्ती के रिसोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कार्ल मार्क्स का ये विश्वास इस फिलॉसफी पर आधारित था कि अगर लोगों को समझाया जाए कि क्या उनके हित में है और क्या अनहित में, तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने हित की बात सुनेंगे। लेकिन ये साइंटिफिक मॉडल फेल हो जाता है। कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म को जिस भी देश में अपनाया है, वो ना केवल आर्थिक रूप से गरीब हो गया है, बल्कि सोशलिज्म के अंदर करोड़ों लोगों की मौत भी हो जाती है। सोशलिज्म को सबसे पहले रशिया ने अपनाया गया था, जिसके फलस्वरूप ना केवल रशिया आर्थिक रूप से गरीब हो गया, बल्कि स्टालिन के अंदर चलने वाले सोशलिज्म, जिसे स्टालिज्म कहा जाता है, उसके अंदर 60 लाख से 90 लाख की मौत हो गई थी। इसी तरह माओ के अंडर कम्युनिस्ट चाइना में ग्रेट लीप फॉरवर्ड में सूखापन, जबरदस्ती लेबर और कहना ना मानने पर मौत की सजा में लगभग 3 से 4 करोड़ लोग मारे गए थे। हो सकता है मेरे कुछ दर्शक मुझ पर आरोप लगाए कि मेरे सोशलिज्म और कम्युनिज्म को लेकर नेगेटिव व्यू है, और मैं सोशलिज्म को नहीं समझता। सोशलिज्म तो लोगों की भलाई के लिए है, और अगर सोशलिज्म किसी कंट्री में फेल हुआ है, तो उसका कारण कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके हाथ में आई हुई पावर का गलत इस्तेमाल किया है। और अगर पावर सही लोग के हाथ में होती, तो सोशलिज्म भी सबकी आर्थिक इनइक्वालिटी को दूर करने में कामयाब होता। लेकिन मैं इस राय के पक्ष में नहीं हूँ। ऑफ कोर्स सोशलिज्म को पढ़ने के बाद हर कोई ये सोचता है कि अगर पावर उसके हाथ में होती, तो वो उस पावर से करप्ट नहीं होता और वो कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। इसलिए सोशलिज्म को बार बार ट्राई किया जाता है। सोशलिज्म यूएसएसआर में भी ट्राई किया गया, लेकिन वो फेल हो गया। वेनेजुएला में ट्राई किया गया, वहां फेल। वियतनाम में फेल। कंबोडिया, इथोपिया, सोमालिया में फेल। चाइना को लोग कम्युनिज्म की सक्सेस स्टोरी बताते हैं, लेकिन चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हुई जब उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी के अंडर अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। तो जिस भी कंट्री में ये साइंटिफिक फिलोसफी सोशलिज्म को अप्लाई किया गया है, वहां ये फेल हुई है। और मेरी ये प्रेडिक्शन है कि भविष्य में सोशलिज्म को फिर से अप्लाई किया जाएगा और भविष्य में फिर से ये फेल होगा। और मेरी बस ये उम्मीद है कि इसका निशाना हमारा भारत देश ना बने। लेकिन कार्ल मार्क्स का ये मॉडल जो कि साइंटिफिक था, ये फेल क्यों हो गया?
इसका एक कारण ये है कि लोग कोई रोबोट नहीं जिन पर साइंटिफिक मॉडल लागू हो सके। शायद रिलीजन इस बात को समझता है कि किसी के ऊपर बल के द्वारा ये दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वो अपनी संपत्ति को गरीब में बांट दे, जो सोशलिज्म करने की कोशिश करता है। बल्कि रिलीजन लोगों के अंदर एक स्वेच्छा को क्रिएट करता है, जहां पर लोग अपनी इच्छा से बिना किसी जबरदस्ती के अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान में दे दे। शायद रिलीजन ये सब कुछ लोगों के अंदर भगवान का डर जगा कर करता हो, या फिर शायद लोगों के अंदर अच्छाई विकसित करके। तो मेरा ये मानना है कि रिसोर्स को अमीर से गरीब तक बांटने का अच्छा तरीका रिलीजन है, ना कि सोशलिज्म। जिसका मतलब यह है कि कभी-कभी जहाँ साइंस फेल हो जाती है, वहाँ रिलीजन कामयाब हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि हम एक सर्कल में घूमकर वापस आ गए हैं। जब रिलीजन ने साइंस का काम करने की कोशिश की, तो उस समय भी ब्लास्फेमी के रूप में हजारों लोगों की मौत हो गई। और जब साइंस ने रिलीजन का काम करने की कोशिश की, तो सोशलिज्म के रूप में करोड़ों लोगों की मौत हो गई। साइंस को लेकर मेरी ये राय है कि विज्ञान का जन्म ब्रेन से होता है, तो रिलीजन का जन्म दिल से। और दिल यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ है। रिलीजन दिल की आवाज है, तो विज्ञान दिमाग की। और मैं ऐसी दुनिया में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा जहाँ लोग सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपने दिल की बात ना सुने, जहाँ लोग एक रोबोट की तरह बन जाए। और ना ही मैं ऐसी दुनिया में रहना पसंद करूंगा जहाँ सिर्फ दिल की चले, क्योंकि मुझे पता है दिल तो पागल है। इसी तरह मेरा यह मत है कि साइंस या रिलीजन में से कोई भी अगर एक दूसरे पर हावी होता है, तो उसका ह्यूमन सोसाइटी पर नुकसान पड़ेगा। लेकिन अगर यह एक दूसरे की परस्पर मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो ह्यूमन सोसाइटी काफी तरक्की कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। सकता है कि मेरे शोध या फिर मेरी पर्सनल राय में कोई गलती हो, तो सबसे पहले माफी। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है, क्योंकि तर्क वितर्क से ही मनुष्य के दिमाग में वृद्धि होती है। धन्यवाद।